उत्तर कोरिया की बख्तरबंद पर्दे के पीछे एक ऐसा अंधकारमय संसार छिपा है जहां हर तरफ केवल कंक्रीट, धूसरता और अनंत नियंत्रण का बोलबाला है। एक ऐसा स्थान जहां अपने घर का सपना कभी जन्म ही नहीं लेता। अधिकांश लोग विशाल कंक्रीट के ब्लॉकों में रहते हैं, जो ठंडी किले जैसी इमारतें होती हैं, जैसे कि सोवियत दुःस्वप्न से सीधे उठाई गई हों। इंसानों के लिए बनाए गए पिंजरे की तरह सघन रूप से सटे हुए। इन्हें बड़े पैमाने पर एक जैसे बनाया गया है। कई मंजिलों तक फैले ये अपार्टमेंट केवल नाम मात्र की निजता और एक और रात जीवित रहने की संभावना देते हैं। इनकी खुरदरी दीवारें गरीबी की चीख हैं और खिड़कियां अक्सर खाली और मटमैली ऐसे देखती हैं जैसे वे शून्यता में झांक रही हों, किसी भी बदलाव की आशा के बिना। इन घरों को न तो खरीदा जा सकता है, न ही बेचा। ये राज्य का वरदान या शाप होते हैं जो निर्दयी शासन के प्रति वफादारी के आधार पर दिए जाते हैं। यह बाजार नहीं है, यह कानून नहीं है, यह पार्टी तय करती है कि कौन कहां रहेगा, कितने समय तक और किसके साथ। मानो लोग केवल एक अंधकारमय खेल के प्यादे हों। आम नागरिक, वे जो सामाजिक पायदान की सबसे निचली सीढ़ी पर हैं, उन्हें शहर के बाहरी हिस्सों में ठूंस दिया जाता है, उन उपेक्षित इलाकों में जहां समय रुक गया है और कंक्रीट छूते ही बिखर जाता है। वहां कोई दुकान नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, जीवन की किसी भी सुविधा तक कोई पहुंच नहीं है। केवल अगले दिन के जीवित रहने की लड़ाई है। उस घर में जो कुत्ते के पिंजरे से मुश्किल से ही बड़ा होता है। औसतन घर 30 से 50 वर्ग मीटर का होता है, जिसमें दो कमरे, एक संकीर्ण रसोई और एक तंग, हड्डियां जमा देने वाली ठंडी बाथरूम होती है। एक परिवार को इस छोटे से स्थान को साझा करना होता है। पतले गद्दों पर सोना होता है, जिन्हें दिन में समेट लिया जाता है ताकि कम ऊंचाई की मेज और गिने चुने फर्नीचर के लिए जगह बन सके। पानी एक विलासिता है। यह दिन में कुछ ही घंटों के लिए आता है, अक्सर रात में, जिससे लोग प्लास्टिक के डिब्बों और कटोरियों में पानी इकट्ठा करने को मजबूर होते हैं। अगर कोई पानी भरना भूल जाए तो पूरे दिन एक बूंद भी पानी नहीं मिलती, न पीने के लिए, न खाना बनाने के लिए, न जीने के लिए। वहां केंद्रीय हीटिंग जैसी कोई चीज नहीं है और सर्दियों में तापमान -10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दीवारें बर्फ से ढंक जाती हैं, जैसे किसी बंद मकबरे की दीवारें। लोग आग जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। कोयला, लकड़ी या जो कुछ भी हाथ लगे जलाते हैं। पुरानी किताबें, फर्नीचर, फर्श के टुकड़े, बस रात कट जाए। ऑनडोल हीटर, जो फर्श को गर्म करते हैं, अक्सर गर्मी की आखिरी उम्मीद होते हैं, लेकिन उनका धुआं और कालिख घर के लोगों को घुटन देती है। दीवारों पर काले धब्बे छोड़ जाती है। बिजली, वो एक दुर्लभ मेहमान है। अचानक आती है और उम्मीद से भी जल्दी चली जाती है, और रोशनी कुछ घंटों के लिए ही जलती है, वो भी अगर किस्मत हो तो। बिना स्थायी बिजली के फ्रिज, वॉशिंग मशीन या पानी गर्म करने की मशीन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सब उत्तर कोरिया में लगभग विज्ञान कथाओं जैसी चीजें हैं। ऐसे घर की रसोई अभाव का संग्रहालय लगती है। छोटी सी चूल्हा, धातु के बर्तन, कुछ प्लेटें, सब पुराने, कई बार हाथ से मरम्मत किए हुए। फ्रिज न होने के कारण खाना तुरंत खा लेना होता है या फिर उसे किण्वित करना पड़ता है। ये विकल्प नहीं, जरूरत होती है, क्योंकि बिजली की अनुपस्थिति ताजगी को समय से पहले ही खत्म कर देती है। फर्नीचर साधारण और उदास होते हैं। नीची कुर्सियां, टूटती हुई शेल्फ, पतले गद्दे जो दादा दादी के समय से हैं। हर चीज पर गरीबी और संघर्ष की छाप होती है। कई पुराने ब्लॉकों में तो अलग बाथरूम तक नहीं होते।
कई परिवार एक ही अंधेरे ठंडी कंक्रीट वाली जगह को साझा करते हैं, जहां नल से बर्फीला पानी टपकता है। गर्म पानी सिर्फ तब जब कोई उसे चूल्हे पर खुद गर्म करे और फिर बाल्टी में भर कर लाए। यह रोजमर्रा की बात है, कोई अपवाद नहीं। ऐसे घर में निजता का अभाव एक हल्का शब्द है। केवल एक पर्दा, एक ताला और यह उम्मीद कि जब आप नहा रहे हों तब पड़ोसी दरवाजा न खोले। वॉशिंग मशीन अगर किसी के पास हो भी, तो भी वह बिना बिजली और बहते पानी के नहीं चल सकती। इसीलिए कपड़े हाथ से धोए जाते हैं, कटोरियों और बाल्टियों में। कपड़े सूखते हैं दरवाजे और खिड़की के बीच बंधे हुए रस्सियों पर, जैसे किसी सर्वाइवल कैंप में। घरेलू जिम्मेदारियां किसी दूसरी सदी की जिंदगी की तरह लगती हैं, जैसे समय आधी सदी पहले रुक गया हो और तकनीक को राष्ट्र का दुश्मन घोषित कर दिया गया हो। कई घरों में पुराना टेलीविजन होता है, लेकिन उसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। वह तो प्रचार का उपकरण है, एकमात्र सत्य का स्रोत। टेलीविजन केवल सरकारी चैनल दिखाता है, जो भाषणों, परेडों, नेता की यात्राओं की रिपोर्टों और किम परिवार की स्तुति में अनिवार्य भजनों से भरे होते हैं। इसे किसी और चैनल पर नहीं बदला जा सकता। रिमोट एक दिखावटी विकल्प का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई देता है वह पहले से ही मंजूर हो चुका होता है। टेबल के ऊपर या दीवार के पास एक अनिवार्य चित्रों का सेट टंगा होता है। किम ईयर सेन और किम जोंग ईल के चित्र, शासन की पवित्र प्रतिमाएं जिनकी धूल रोज पोंछी जाती है। हर घर में ये चित्र खुले तौर पर लगे होने चाहिए। इनका अभाव या उपेक्षा न केवल सजा दिला सकती है, बल्कि देशद्रोह का शक भी पैदा कर सकती है। निरीक्षक बिना चेतावनी के घर में प्रवेश करते हैं। वे जांचते हैं कि नेताओं के चेहरे साफ हैं या नहीं, चित्र हिले तो नहीं है, और क्या घर में व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि व्यवस्था केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है, जिन्हें पता है कि गंदगी भी वफादारी की कमी का संकेत मानी जा सकती है। हालांकि घर गरीब होते हैं, लेकिन वे साफ सुथरे होते हैं। फर्श घिसकर चमकाए जाते हैं और दीवारें हाथ से मरम्मत की जाती हैं। अक्सर अखबारों, कागज या यहां तक कि आटे का उपयोग करके। एक ही घर में अक्सर पूरा परिवार रहता है, दादा दादी, माता पिता, बच्चे, कभी कभी भाई बहन और उनके साथी। पीढ़ियां एक दूसरे पर सवार। निजता के लिए कोई जगह नहीं होती। सभी एक ही कमरे में सोते हैं, कभी कभी केवल एक पतली पर्दे या स्क्रीन से अलग किए गए, जो न तो रोशनी रोकता है, न ही बातचीत। घरों में बहुत कम सामान होता है, कुछ बर्तन, एक अलमारी जो कभी कभी कचरे के ढेर से मिली लकड़ी से बनी होती है, एक मेज जो कुछ क्रेटों को जोड़कर बनाई गई होती है। पर्दे पुराने चादरों से सिले होते हैं और शेल्फ सेब के डिब्बों से बनाए जाते हैं। सब कुछ जरूरत और तात्कालिकता का नतीजा होता है। न्यूनतमवाद कोई सौंदर्य विकल्प नहीं है, वह क्रूर आवश्यकता है। क्योंकि एक ऐसे देश में जहां कुछ भी नहीं है, हर वस्तु का इतिहास और मूल्य होता है। प्योंगयांग में, राज्य के शासन के दिल में, कुछ गिने चुने अपार्टमेंट बिल्डिंग हैं, जिनमें लिफ्ट और एयर कंडीशनिंग होती है। अभिजात वर्ग के लिए, चुने हुए लोगों के लिए। नए अधिकारी या उच्च श्रेणी के सैनिकों को ऐसे मकान इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। सफेद दीवारें, काम करने वाली लिफ्ट, कभी कभी तो शावर भी। लेकिन ये अपवाद हैं, पतन के समुद्र में समृद्धि के द्वीप, जिन्हें यह दिखाने के लिए बनाया गया है कि व्यवस्था काम कर रही है, कि वफादार बने रहने का लाभ है। राजधानी के बाहर कोई विलासिता नहीं होती। ठंड, नमी और गरीबी का राज होता है, और अपार्टमेंट केवल सड़े हुए दरवाजों के रंग या दीवारों पर फफूंदी की मात्रा में अलग होते हैं।
गलियारे अंधेरे होते हैं, पुरानी पाइपों की आवाजों और उबली गोभी की गंध से भरे होते हैं। और लिफ्ट, अगर मौजूद हों, तो या तो बंद कर दी गई होती हैं या उन्हें भुला दिया गया होता है। उत्तर कोरियाई अपार्टमेंट की दुनिया रहने की जगह नहीं है, यह नियंत्रण का उपकरण है। एक ऐसा तंत्र जो अपने नागरिकों को सांस लेने की इजाजत नहीं देता, यहां तक कि उनके अपने घरों में भी नहीं। हर वर्ग मीटर, हर कोना, हर वस्तु, सब कुछ उस संघर्ष की गवाही देता है जो एक ऐसे देश में जीवित रहने के लिए लड़ी जाती है जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को डर का हथियार बना दिया है।